अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में कोरोना का शिकार होने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप। तो फिर वही गल कर दी है। और मैं आख्या आंदिया मैं रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना का जिक्र ही नहीं करना। इस गलों ते पुत तेरे प्रोग्राम च आए हैं कि लोगों को ये पता लगे कि ठीक ठाक आ। मैंने इसीलिए बयान कर दिया कि लोगों को तसल्ली हो जाए, आपसे प्यार करने वाले जितने भी हैं। पुत हुण तेरा काम आ, हुण तेरे प्रोग्राम चाहिए इसे गल्लों आ कि लोगों ने दस के दोवें ठीक आ। ये खुद मैं ते हर घर ही अपड़ गया, सारे पता लग गया। बल्कि पुत नाल ये भरजाई अपनी दा भी दसो कि ये भी ठीक है तो इत्थे हसबे हाल च उपड़ गई है। कोई कोरोना शरोना नहीं इनू। असल च पुत मेरा ग्राफ थले आ गया। जरा इलेक्शन नहीं बहते एनालिसिस कर दे तो 10% मैं थले भुंजे डिग पिया। तेरी मेहरबानी है जरा चुक के रख काम। ये दस कि ये डॉक्टर जिहड़े आ मेरी आपोजिशन नाल रल गए आ। उन्हें तां किया कि मैनू कोरोना हो गया। कोरोना शरोना मैनू कोई नहीं हैगा ते भरजाई तुहाडी भी ठीक है। हले राती इहने मैनू 2 गाने ते डांस करके बहाया। ओह यस ट्रंप एवें झूठ ना बोली जा, मेरी तबीयत सच्ची मुच्ची खराब है। ओ जानू तेनू कोरोना नहीं, तेरी ननान ने तेरे ते तमीज की थी। मैं तेनू सही कह रहा। कोरोना किथों हो गया? एडी सोहनी औरत नू कोरोना हो सकता है? जस्टिफिकेशन वैसे भी कोई गल नहीं। असी तो वैसे सारी जिंदगी एहतियात ही की है। तुहाडे सामने ने कदी मैनू हाथ ही नहीं मिलाया। तेरी वजह ते मनु कोरोना है। और कोई बिजली दा बिल जमा कराना से लाइन च ते नहीं लगी सा मैं। फिर वही गल मेरी वजह तो नहीं होया। जेड़ा तू 2 हफ्ते पहले गई ना अपने भणेवे दी शादी ते, उत्थे जाके तो जदों सारे फैमिली दे विच गिद्धा पाया ना, वो गलत होया। असल में पुत्तो शादी दे उत्ते न्यूयॉर्क तो ये कुछ रिश्तेदार आए। वो न्यूयॉर्क में तो बहुत बुरी तरह कोरोना बस वरना सानू की कहना कोरोना ने। ये चक अलेमन च रहन वाली आ, मैं चक 12 दा। उत्थे साडा इश्क होया ना। ये कॉलेज जांदी हुंदी ही, मैं राह च जांदा जांदा इनू बेंदा हुंदा सी। उत्थे शादी होई। केड़ा इश्क हो गया? पैसे दे जोर ते ने शादी कीती है जी। इश्क तू केड़ा फुल लेके जाना सा वास्ते? एक्सक्यूज मी ये ओ बह जा काका थले पर नाम रख। एसओपीज आ देखो जरा मेरे नाल एसओपी किधरे महल्ले च कोई जंज आ जाए सब तो पहले पैसे लुटन वास्ते पहुंच और नाली च भी पैसे कड्ढन तो अज तनाव नहीं बरतदा। एडी बड़ी चबल जे गल सुन मेरा काका होया लव मैरिज वाला काम। अच्छा ये उथे को हरासा रूसा नहीं कर सकदा, ना को दौलत दे सिर ते कर सकदा शादी। अल्लाह तो डर। तेरी जेड़ी जनानी आ भरजाई साडी, अच्छा ओ चंगी भली फैमिली दी, तू फर्नीचर पॉलिश करदा हुंदा है। ते फीचर में मेहनत च अजमत आ, किसी को पूछ जाके। है मेहनत च अजमत, पर मेहनत तेरी ते नहीं मरी। ओ बच्ची बेचारी भैन साडी ना जी गई किते अपना मेज पॉलिश कराउण वास्ते। इन्हें छोटी डब्बी दा कोट ला के किली ते टंगिया सी ते पॉलिश करन दिया। उन्हें एवें पूछ लिया ये डिजाइन बहुत अच्छा है कोट का, ये किसका है? इन्हें थल्ले टाकी फेर दिया, क्या मेरा कोट है जी? उत्थे उन्हें इश्क हो गया। ज्यादातर साडियां जिहड़ियां लटकियां हुंदियां ने जी, उन्हां नूं फैशन ते हुंदा है शक्ल बजा दे होना हुंदा ते है इहदा कोई शक्ल ब्याह वाली। मेहनत में अजमत है। मेरी बीवी मेरी मेहनत देख के मुतासर हुई थी। तो खलो जा, मेहनत देख के मुतासर हुई। मेहनत देख के मुतासर हुंदी हुंदी लटकी ते करीना कपूर दा सैफ अली खान नाल ना ब्याह हुंदा, ओदा किधरे शहीदे प्लंबर नाल ब्याह हुंदा। आप कोरोना को जितना मर्जी प्ले डाउन कर लें, बहरहाल कोरोना एक हकीकत तो है ना, और आपको हुआ है कोरोना। पुत नहीं होया फिर वही गल। कैसे नहीं हुआ? आपके मुखालिफ जो बाइडेन है उसने कहा है जो अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसको डिले कर दिया जाए क्योंकि इस बंदे को तो कोरोना है, मुझे भी हो जाएगा। पुत तो डर गया। मैं तेन सच्ची गल दसां, डर गया। तू डरिया कोई नहीं? तेरा रंग भी ओल्डा ही चिट्टा है। नाल फोटो रख के बेल जो बाइडन दी। ओ पुत पाकिस्तानी जो बाइडन है। मैं तेन सही कह रहा, जे तू नहीं डर रहा तो फिर बाना प्लीज कीप डिस्टेंस। डरो ना सर जी, टेंपरेचर चेक कर लो। बेटे मुंह तेरा नाम रहता हो ना, सर सिक्योरिटी वाले नु गन्ना दित्ती आ, उन्हें चेक हो गए तो उन्हें बाहर कढ़ देना। पुत घबरो ना, मैनू ते ज्यादा झूठा सच्चा जिस तरह दा विकिया ना डॉक्टरां तेनू कोरोना, यकीन मन मैं ते उदों दा सना मक्की दा काबा पी पी के पागल हो गया।
ਪੂਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਕਾਵਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਣਾ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਗਏ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕਾਵਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗ ਚ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ जबरदस्त। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਆ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਪੈਂਚ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਰ ਪੀਟਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਟਰੰਪੂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੁੱਤ 2 ਦਫਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ Oh, yes. ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੱਲੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਦੱਸ ਨਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਏ ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸ ਨਾ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਬੌਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨਸਨ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बहरहाल मिस्टर ट्रंप आप ये तस्लीम कर लें कि आपके दिल में इस दफा शिकस्त का खौफ है इसीलिए तो आप दूसरे दिन हॉस्पिटल से भाग गए ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਨਾਮਰੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ तो आप फौरन डॉक्टर यास्मीन राशिद को फोन करते ਪੁੱਤ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲੇ अच्छा प्लीज जरा फासले पे बात करें ना यार क्यों डरना मत नहीं मुझे डर है ना ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ तो और आपको क्या है ਓ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾਮਰਾਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਬਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ अच्छा आप तशरीफ रखें ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੀ ਦੇ खुदा का नाम है उधर बैठा ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ आप वैसे मुझे गोली मार दें ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ सब तशरीफ रखें यार वो देखिए आपकी कुर्सी पे कौन बैठ गया ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚਬਲੇ ਜਾਈਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਫੂਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ये बीमार है 100% बीमार है ਅਬ ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ बीमार है ये मेरी तरफ देखें नो डिसीज हेल्थी पर्सन जस्ट साल के साल सिर्फ चंबल होती है मुझे ਕਿਉਂ ਜੀ जुनैद साहब अकाड़े में तेल मंगाना सिर्फ 2 बार लाना खत्म चंबल ਜਨਾਬ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਟਰੰਪੂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ 9 ਵਾਰ 11 ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਦੀਦ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਭਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰੇਆਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਜਰੇ ਆਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਏ ਆ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਈ
मेरा पुत जरा कैमरे वाल मुंह करके कहो ट्रंपू बिल्कुल सेहतमंद है, तो मलानिया ही भावें सिर्फ इना कर दे। ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तेरी मेहरबानी है, तेरे 2 लफ्ज़ां नाल मेरे सहुरे खुश हो जाएंगे। तेनू की फर्क मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो अमेरिकन डॉक्टर्स की रिपोर्टें बताएंगी कि आप ठीक हैं या नहीं। ओ पुत तैनू पहले भी दसिया डॉक्टर नाल गए आ अपोजिशन नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਪੜਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈਦਣ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰਲੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪੜਿਆ ਉੱਥੇ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि जो बाइडन ने आपको मुसीबत डाल दी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਡਾਲਣੀ ਆ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे। बड़ी मेहरबानी पुत, बस बल्कि कह दे सेहतमंद ही है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान आज़रबाईजान को जब 1991 में उसने सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी, तो पाकिस्तान आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क था। मैंने कहा अपना जुनैद भाईजान, ये आज़रबाईजान का क्या मामला चल रहा है? आज़रबाईजान नहीं, आज़रबाईजान। ये क्या हो क्या रहा है उधर? सुना जंग लग गई है उनकी वो साथ वाले मुल्क के साथ, आर्मेनिया के साथ। आर्मीनिया के अच्छा, साथ। इसको ना थोड़ा सा इसको समझने के लिए ना हमारे आम तौर पे जो लोग इस मामले पे नजर भी रखे हुए हैं ना, वो एक गलत फहमी का शिकार है और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उनको ये गलत फहमी लायक हो गई है। तो बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान खाम खा ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में आज़रबाईजान की हिमायत कर रहा है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गालिबन पाकिस्तान तुर्की को खुश करने के लिए ये कर रहा है, और पाकिस्तान क्यों आलमी सतह पर ऐसे काम करता है जिससे वो मजीद तन्हाई का शिकार हो जाए। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और आर्मेनिया का जो आपस का ताल्लुक है वो कैसा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आर्मेनिया को बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं करता। अच्छा, यानी हमारे लिए वो मुल्क ही नहीं है। मुल्क ही नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आज़रबाईजान का क्या ताल्लुक है और आर्मेनिया का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है और आज़रबाईजान का पाकिस्तान से क्या। ये सारा मामला समझने की जरूरत है। आर्मेनिया को जैसे मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं करता। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज़रबाईजान को जब 1991 में उसने सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी, तो पाकिस्तान आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क था। ठीक है, इन रिटर्न आज़रबाईजान ने हमेशा आलमी सतह पर पाकिस्तान की हिमायत की है, हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है, बल्कि वो पाकिस्तान के असलहे का खरीदार भी है। अच्छा। बल्कि ये JF-17 थंडर खरीदने में भी वो दिलचस्पी रखता है और बात खासी आगे भी बढ़ चुकी हुई है। शायद पाकिस्तान उनको ये तैयारे फरोख्त भी करे। जाहिर है फिर इस कदर अगर हमारे मामलात उनसे जुड़े हुए हैं तो हमने फिर उन्हीं को ही हिमायत करनी। और जब आज़ादी के 1-2 साल के बाद आर्मेनिया ने आज़रबाईजान में शहरियों का मासूम 79 शहरियों का कत्लेआम किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने आर्मेनिया की मजम्मत की थी और टका के मजम्मत की थी और आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया था। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो तुम, आर्मेनिया ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक रवा रखा हुआ है कि चंद साल पहले आर्मेनिया ने उस फैसले को वीटो कर दिया था जिसके तहत पाकिस्तान को CSTO में बतौर मुबस्सिर शामिल किया जा रहा था, लेकिन आर्मेनिया ने वीटो कर दिया था। उसके बाद कश्मीर पर इसने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुखालफत की। अच्छा, दूसरी तरफ 1993 में जब निगोर्नो काराबाख जो मतनाज़ इलाका है जिस पे लड़ाई हो रही है इस वक्त, उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक रेजोल्यूशन पास की गई थी, उसमें पाकिस्तान ने डट कर आज़रबाईजान का साथ दिया था। तुम यार ये सुन के हैरान रह जाओगे कि आज़रबाईजान का शहर है गांजा और मुल्तान जो है वो जुड़वा शहर करार दिए गए। अच्छा। और आज़रबाईजान में अभी जंग जो है वो अपने पूरे अरूज पे है, तो वहां पे सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान और तुर्की के परचम लहराए गए। घरों पे लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की के परचम लहराए।
यानी एक तरफ हमें आर्मेनिया से इतनी नफरत मिल हाँ रही है, जी। दूसरी तरफ हमें आज़रबाईजान से इतनी मोहब्बत और ताउन मिलता रहा है हमेशा, और हम भी उसके साथ हमेशा कोऑपरेट करते रहे। तो इसकी एक बैकग्राउंड है, ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है इसकी एक बाकायदा इसका एक पस मंजर है जिसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये जो आज़रबाईजान की पाकिस्तान हमायत कर रहा है, इसको दूसरे मानों में आप कह सकते हैं कि जीनू जी है। वो अगर इतना प्यार करते हैं तो फिर डेफिनेट हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हाँ। और अगर वो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमें भी उनके साथ और ही खड़ा उसके होना मुकाबले में जो मुल्क है वो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करता चला है। जी सर जी, अब क्या रौला है दोनों मुल्कों का? वही पुराना रौला, नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है, मतनाज़ा इलाका है, मतलब ये तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से जो है वो आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन इसको आर्मेनिया की बैकिंग से जो आर्मेनियाई नस्ल के बाशिंदे हैं उनके कंट्रोल में है वो इलाका, यानी उनके ज़ेरे इंतजाम है वो इलाका। अब प्रॉब्लम ये है, नगोर्नो काराबाख क्या पूरी दुनिया में देख ले, जहां पे भी अचानक दो छोटे मुल्कों के दरमियान जो बज़ाहिर गैर अहम मुल्क होते हैं उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई होती है, हाँ जी। तो उसकी बुनियाद में माशी मफाद होता है। अब ये प्रॉब्लम ये पूरी दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है इस लड़ाई पे? इसलिए कि ये तेल के कुओं का इलाका है। अच्छा, ये तेल की जो पाइपलाइन है उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट पाइपलाइन यहां से गुजरती है। कहां से सर जी? नगोर्नो काराबाख से। नगोर्नो काराबाख से देखें, यौमिया 8 लाख बैरल तेल गुजरकर यूरोप जाता है इसी इलाके से। उस तेल का बड़ा हिस्सा आज़रबाईजान दे रहा है, सोवियत यूनियन दे रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अब लड़ाई में भी ये मसला है कि अच्छी खबरें हैं वहां से कि आज़रबाईजान के सदर ने खुद ट्वीट करके सबूतों के साथ बताया है कि हमने कुछ 7-8 इलाके जो है वो हमने अपने वापस ले लिए हैं। अच्छा, उनमें से 3 इलाके ऐसे हैं जो तेल की दौलत से माला माल है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आज़रबाईजान जो है वो बहुत ज्यादा खुल के वहां पे यानी जंग करता है तो जो तेल की पाइपलाइन है उसको नुकसान पहुंचने का एहतमाल, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो आज़रबाईजान को नुकसान होगा, तबाही ज्यादा होगी। तबाही, हाँ, तब यानी आज़रबाईजान को ज्यादा नुकसान होगा ना। आग भी लग सकती, आग भी लग मुझे धुएं से बहुत एलर्जी सर जी। वो मेरा ख्याल है बस प्रॉब्लम ही यहाँ पे है कि वो तुम्हारी वजह से अच्छे ताल्लुकात तो हैं पाकिस्तान के साथ, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के बाशिंदे और इतने यानी अहमियत के हामिल बाशिंदा अगर उसको तेल की यानी धुएं से एलर्जी है तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़रबाईजान जो एहतियात से काम ले रहा है ना उसकी वजह हमारा गौरी है। वैसे भी वो अपना तेल इसको मल के उसकी चमक चेक करते हैं। अगर ये चमक पवे तो कहते जी देखो कैसा तेल है कि तू चमका छड़े। यहीं फिर कहते हैं ना लोग, तेल देखो तेल की धार देखो। अच्छा, तुम्हें एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, ये बहुत सारे लोगों के लिए खबर होगी कि पिछली सदी में दुनिया में जितना भी आलमी मंडी में तेल सप्लाई किया जाता था उसमें से निस्फ से ज्यादा, आधे से ज्यादा सिर्फ आज़रबाईजान से जाता था। आधे से ज्यादा तेल सिर्फ, और अभी भी इस सदी में आज मौजूदा सूरत हाल में दुनिया में जो आलमी मंडी में जो कुल तेल है उसका 5वां हिस्सा जो है वो आज़रबाईजान से जाता है। बहुत अच्छे गोगे, ये अपना पेट्रोल को तेल कह रही है, कहीं कुकिंग ऑयल समझ ले। भाईजान मैं चार वाला तेल समझने हैं। चार से मुझे याद आया कि यहाँ का कल्चर अपनी कई बातों की वजह से मशहूर है आज़रबाईजान का। ये लोग जो है ना ये चाय के साथ बिस्किट नहीं खाते, जैम खाते हैं चाय के साथ। और यहाँ पे जिस बंदे के पास पैसा आ जाए ना उसकी पहचान ये है कि वो सबसे पहले सोने का दांत लगवाता है। जाहिर है कुछ पुठियां हरकतां होंदियां ने ते जंगां लगदियां। और आज़रबाईजान जो है वो अपने अंगूरों और कालीनों की वजह से दुनिया में बहुत मशहूर है। तेल की वजह से तो है ही है, लेकिन अंगूर और कालीन यहाँ के बड़े खासे की चीज है। बड़े कीमती मुल्क हैं ये इनकी तरफ वैसे मैं समझता हूँ कि देन में आता है, समझता क्या हूँ मैंने केड़ी अकल है। वैसे मुझे ये लगता है या एहसास होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इन कंट्रीज की तरफ अगर तवज्जो दे तो ये बहुत बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बड़ा मजलूम है चक्की वाला। हाँ जी, आप मुंह से देख लें। नाज़रीन, चीनी माफिया की तरह महसूस होता है कि हुकूमत आटा माफिया के सामने भी बिल्कुल बेबस है।
आटे की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और उसकी एक बुनियादी वजह इन चक्की मालकान का रवैया और हेरा फेरी है। जी सरकार। मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, ये जो आपने शैतान और फरिश्ता फिल्म शुरू की है ना, जिसमें आपने हुकूमत को फरिश्ता और चक्की मालकान को शैतान पेंट कर दिया है, ये मेरा ख्याल है आपको किसी ने गलत स्टोरी सुनाई हुई है। भाई जी, हमें गंदम मिलती है 2900 रुपया, और ये जो गंदम बेचने वाले हैं ये गवर्नमेंट उनके साथ मिली होती है। एवं नहीं 29 रुपया, देखो जरा, अब गंदम का रेट ही नहीं कंट्रोल कर सकते ये लोग, तो हमने तो वहां से गंदम लेके ऊपर से चक्की में डालनी होती है, और चक्की अब वो फूफो की हाथ वाली चक्की नहीं रही जनाब, अब बिजली से चक्की चलती है, और फिर बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल भी हमें आना होता है, चूंकि बापड़ा में हमारा को मामा चाचा नहीं लगा हुआ। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। ये बताओ कि तुमने कब 2900 रुपए की गंदम खरीद ली है? साल पहले तुम लोगों ने 1400 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदी हुई है। आपका क्या ख्याल है, मुल्क अभी तक साल पहले पे ही रुका हुआ है? स्टॉक क्यों है जनाब? बहुत ज्यादा लूटमार पड़ी हुई है, अब वाकई 250-2900 की कनक मिल रही है हमें। भाई उनको पूछना चाहिए ना, जो कनक इतनी महंगी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए वहां तक पहुंचे, उनको पूछे कि आप क्यों मजलूम चक्की वालों को इतनी महंगी कनक दे रहे हैं। असल मजलूम चक्की वाला है, जिसने गाहक के मथे लगना होता है और गाहक की गालियां खानी होती। बड़ा मजलूम है ये चक्की वाला। हाँ जी, आप मुंह से देख लें। और परला भाई दसो कौन है जी? वो भी बड़े मुंह बना दिया, देखो ना। ये इस सारी सूरत हाल का बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है। अच्छा जी। ये महकमा फूड का अफसर है। और इसकी सेहत से अंदाजा लगा लें कि आटा जाता कहाँ है। भाईजान आप जवाब दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी खुदा का वास्ता आटा भी सस्ता करें। देखिए अवाम का क्या हाल हो गया। अरे यार मेरी बात सुने, ये अवाम तो चले आटे की कमी का शिकार हो सकती है, अपनी वारदात तो आटे पे ना डाले। भाई जी, अब बुजुर्गों की नाअहलियां हम पे तो ना डाले। ये तो खिलाएं पिलाएं उनको, सिर्फ आटा ही तो नहीं खाना होता, और भी 36 चीजें खिलानी होती। अब जो बच्चा बचपन में मिट्टी खाता रहेगा उसके जिम्मेदार हम तो नहीं। अच्छा गुलाम जबीर साहब, आप फरमाइए ना, कब तक आप लोग इस सारी सूरत हाल में आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? मुझसे पूछें, जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। ये ऑटोमेटिक लोग हैं जुनैद साहब, जब इनका पेट भर जाता है ना, फिर खुद ही आंखें खुल जाती। पेट में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो, इनकी आंखें बंद रहती। जो इनकी सेहत है, लगता है ये तो कच्चा आटा भी खा जाते होंगे। आटा कच्चा हो आटा पक्का हो, ग़िज़ाइयत एक जैसी होती है। नहीं, एतबार तो बेशक उनके पेड़े को चक मार के देख। यार मेरी बात सुनो जरा, अपनी वारदातों की तरफ भी आओ ना। पहले नंबर पर तो ये कि तुम गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड चक्की मालिक नहीं हो, तुम्हारी चक्की जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बावजूद तुम सरकारी गंदम का कोटा भी वसूल करते हो। उसके बाद तुम लोग फिर मन माने नर्ख भी वसूल करते हो आटे के, फिर आटे में मिलावट भी करते हो, फिर आटे में खराब गंदम भी शामिल कर देते हो। कहां से तुम्हारी वारदातें पकड़े हम लोग? सवाल करो तो तो अखबार छापन लग गए। अखबार ही बनता है तुम लोगों एक सवाल आप करें ना। पहली बात आपने कही है कि आपकी चक्की रजिस्टर्ड नहीं। जी जी। अब मैं लोगों की खिदमत करूं या सरकारी दफ्तरों में खजल होता रहूं चक्की रजिस्टर्ड कराने के लिए? मैं एक खादम आदमी हूं जुनैद साहब, मेरे मोहल्ले में कोई चक्की नहीं थी, लोग बेचारे दूर दूर खजल होते थे। जी, आपके भाई एजाज भट्ट ने सबसे पहले चक्की लगाई है मोहल्ले की खिदमत करने के लिए। अच्छी तरह याद है मुझे जुनैद साहब, 35 साल पहले मैंने वो वाली चक्की लगाई थी जो बैल चलाता था। फिर बैल मेरा सरकारी अफसर लग गया। मैंने फिर बिजली का कनेक्शन ले लिया, अब मैं बिजली पे चक्की चला। जुनैद साहब, असल बात जो है ना वो नीयतों की है। वो क्या सियाने लोग कहते हैं कि नीयतों के पाग है। जैसी जैसी किसी की नीयत होगी वैसा वैसा ही काम होगा। जनाब नीयत खराब है जुनैद साहब, ये सरकार की। अच्छा, तुम्हारी नीयत ठीक है, जो तोल में भी गड़बड़ करते हो। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, कभी भी तोल में मैंने गड़बड़ नहीं की। हाँ, मेरी जो तकड़ी है उसका एक पलड़ा जरा छोटा है, एक बड़ा है। हो जाता है किसी लत वड्डी की भी हो जाती। मैंने इसलिए जो छोटा पल्ला है उसके साथ कुछ टाकियां बांधी हुई हैं तोल पूरा करने के लिए। आप मेरी तकड़ी को ऐसे उठा के देख सकते हैं, और मेरा तोला हुआ आटा आप जाके जहां मर्जी बैठ के तोल लें, ऐसे कद ली तोल लें, खाएं जल्दी से, टाइम
टाइम जाया करने की क्या जरूरत है, मैं ईमानदार हूं। आटे में छान बुरा मिक्स करते हो तुम। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जुनैद साहब, हाँ, आटे में मैं चिट्टा आटा जरूर मिक्स करता हूँ, थोड़ा सा उसका रंग रूप बनाने के लिए। क्या इस मतलब? मेरी बात को गौरी साहब बेहतर समझते हैं। इनको पता है कि रंग रूप जरूरी होता है। वैसे मैंने कभी अल्लाह के फजल से पैसों की वजह से या पैसा कमाने के लिए मैंने मिलावट नहीं। और मौलाना इजाज भट्ट साहब इस मामले च तुसी कल्ले ना क्लियर हो जाओ, इस जुर्म दे च सारे ही थोड़े थोड़े शामिल ने। शुक्र है माशाल्लाह, तस्लीम। तुसी थोड़े शामिल हो जी। जुनैद साहब, मैं तो जुर्त कर रहा हूँ आपके सामने इसके साथ बोलने की। इथों बाहर निकलिए तो साडे ते रोब पान लग पैंदे ने, बाबा तेरी चक्की ते छापा। हम तो जुबान नहीं खोलते। ये जो आपने आते ही मुझे कहा है कि बोलना सच है, वो मैं सच बोल रहा हूँ। देखें, ये बात वाकई ठीक है कि अगर सरकार चाहे तो कंट्रोल हो सकता है। आपकी बात ठीक है कि जुर्म में सारे थोड़े थोड़े शरीक होंगे, हाँ जी। मगर आपको चाहिए आप कंट्रोल करें। इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने चक्की वाले नु वोट नहीं दिते, तो वोट देते। यानी गवर्नमेंट ही आपको छित्रपोला करके ठीक करे, आपने खुद ठीक नहीं होना। लेकिन चक्की वालों का भी फर्ज है, मिल वाले गंदम साफ करते हैं, आप गंदम साफ भी नहीं करते, वैसे ही पीस देते हैं। हाँ, ये सुसरी ठीक कह रही है, क्योंकि ये आटे की रिहायशी है, इसे कुछ ना कुछ पता होता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई हुकूमत इस तरह के जो बड़े बड़े फनकार हुए हैं, उनको कोई ऐसा कार्ड या उनकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन कर दे, करवा दें। हाँ कम जी। से कम वो तो जाके किसी सरकारी अस्पताल पे बगैर सिफारिश के उनकी तो कुछ सुन ले। सुन ले। अच्छा जी, अक्सर हमारे मुल्क के अंदर मीडिया के ऊपर ये इस तरह की खबर चलती है कि गवर्नमेंट ने फलां आर्टिस्ट की मदद की। जी, वो आज मैं जरा क्लियर करता चलूं, क्योंकि एक दफा फयाजुल हसन चौहान साहब हाँ जी। फयाजियत दिखाते हुए अमानुल्लाह के हवाले से, मरहूम के हवाले से ये कहा बात की था, थी हाँ कि मैंने उसका 20,000 का चेक लाख का कर दिया पूरा। हाँ जी। तो जिस पे हम लोगों को रिएक्शन देना पड़ा। जी, जी। और चूंकि अमानुल्लाह खान जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा फनकार समझा फनकार जाता है, है, हाँ जी। और है भी। इसलिए हम उसकी मोहब्बत में बोले थे, और ज्यादा इसलिए गुस्सा चढ़ा था या फील हुआ था। जी, जी। और लोगों को भी आज ये मैं बताना चाहता हूं कि ये वो फंड दिया जाता है आर्टिस्टों को जो आर्टिस्ट ही कमा के तो उधर जमा करवा करवा दें। हाँ जी। बहुत पहले की बात है कि आर्टिस्टों के लिए 15 दिन का एक स्पेल दिया जाता था आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जी, जी। कि 15 दिन प्रोड्यूसर को दें, वो ड्रामा अपना कर। हाँ जी। तो एक यहाँ पे जो आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप लोगों में आर्टिस्टों की हालत किसी वक्त बड़ी खराब खराब होती हो है, जाती है। बीमार होते हैं, हाँ जी। तो आपको 16 दिन हम दे देंगे। हम सही। 16 दिन का किराया ले लेंगे और आपको स्पेल 16 दिन का कर देते हैं। आप एक शो जो है उसके पैसे, उसकी इनकम आर्ट्स काउंसिल में जमा करवा करवाएं। दिया करें, और वहां पे एक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड कायम कर दिया। हाँ जी। हमेशा एक कमेटी रही है जो पास करती है कि ये किसको मिलना चाहिए या किसको किसको नहीं नहीं मिलना चाहिए। उस कमेटी का अक्सर मैं भी मेंबर रहा हूँ, कभी जी, जी। साहब भी रहे हैं, और मोहतरम मुनव्वर सईद साहब भी, मसूद अख्तर साहब जैसे बंदे उस कमेटी के मेंबर रहे मेंबर्स हैं। रहे हैं। कि सारी जितनी भी दरखास्तें इकट्ठी हुई हैं, उनमें देखने आप लोग कि ये जो आर्टिस्ट हैं और वाकई डिजर्व करते डिजर्व करते हैं, हाँ उनको वो पैसे दे दिए जाएं। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000, हाँ जी। 50,000 तक भी दिया दिया गया है। अच्छा, उस फंड में से ये लोग आर्टिस्ट को देते हैं फंड। यानी आर्टिस्टों के अपने जमा किए हुए पैसे उनको मिन्नतों और दरखास्तों के बाद दिए जाते हैं और आदमताई की कब्र पे लात मारी जाती है। अब हालत दूसरी तरफ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना जब फैला था, जी, जी। तो मैंने खुद खबर पढ़ी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करोड़ों पाउंड जो हैं हाँ वो जी। वहां के आर्टिस्टों में बांट दिए, हाँ कि जी। भाई ये कोरोना की वजह से ये लोग जो हैं ये अब काम नहीं कर बेचारे सकते, हाँ। काम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ ये हालत रही कि कोरोना में कोई एक पैसे की मदद नहीं किसी की गई। खुद प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने इकट्ठे हो गए, जिसमें सखी सरवर भट्ट, अल्लाह उसे जिंदगी दे, एक प्रोड्यूसर है जिसने लीड करके ये काम किया, और मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों से, उमरा से, अपने दोस्तों से फंड इकट्ठा करके उसने
आर्टिस्टों में तकसीम किया अच्छा। जो बुरी हालत में थे। अच्छा कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत बड़े फनकार हमारे मुल्क के नसार भट्ट साहब से बात हुई। यार वो बंदा चीखना ही शुरू हो गया। पहले मैं ये बताता चलूं कि बाखुदा मैं बिल्कुल उसकी कोई खुशामद नहीं कर रहा, मुझे ये यकीन है, बल्कि मैं ये दावे से कहता हूं कि एशिया के अंदर कम से कम, बल्कि जी। मैं दुनिया में समझता हूं गोरों में भी ऐसा फनकार नहीं आया जैसा नसार भट्ट है। नो डाउट। मैं पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका हूं कि हर बंदे की आवाज, हर जानवर की आवाज, ऐसी ऐसी अजीब आवाज उसने निकाली है, और ये उसने कोई फजूल ही हमें नहीं निकाली, नहीं किया। बाकायदा वो हारमोनियम रख के ना जी, तो वो मेहनत करके उस आवाज को उससे मैच करके फिर पब्लिक को पेश करते। हाँ बिल्कुल, जी। ये बहुत बड़ा और फनकार मैं है। पहले भी बता चुका हूं कि जनरल जियाउल हक की आवाज में तकरीर करके वो 2 दफा गिरफ्तार भी हुआ। अच्छा हर बंदे की आवाज उस बंदे ने निकाल ली है, और ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का सिस्टम है कि उस बेचारे को एक अजीब सी बीमारी ने आ घेरा, अल्लाह ने। और वो कई सालों से उस बीमारी में मुब्तला है। इतना बड़ा फनकार पाकिस्तान का कि वो गर्मियों में भी, फुल गर्मियों में भी बेचारे कंबल लेके फिर रहे होते हैं, तो अजीब सी उनको कोई बीमारी ऐसी लग गई हुई है। अब उनकी बीवी बड़ी सख्त बीमार है, वो बहन अच्छा। हमारी जो है वो बहुत सख्त बीमार बेचारी हुई हैं, और को 20 लाख रुपया लूट लिया है प्राइवेट अस्पतालों ने उनसे। बल्कि वो बता रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो फार्मेसी पढ़ रही है, और वो कोई इन टच है इस जी, मेडिकल जी। के शोबे से। एक इंजेक्शन वो कोई लगा के उस अस्पताल में गए हैं उनकी बेगम को, अच्छा। तो उसने वो खाली शीशी जो थी हाँ जी। फेंकी हुई उनकी जी, जी। नर्सों की, वो उठा के जेब में डाल दी, और उसका पता करवाया। उसका जो रेट है, कीमत जो है वो बिल में 6000 लगी हुई थी, और वैसे उसकी बाजार में कीमत उस टीके की, इंजेक्शन की 300 रुपया। अभी सुबह मैंने खबर पड़ी कि इंसाफ सेहत कार्ड जो गवर्नमेंट ने तकसीम किया हाँ है, जी। मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो सरकारी अस्पतालों में कारआमद नहीं है। उस हवाले से मुझे याद आया कि कोई खुदा वास्ते कोई ऐसा को बंदा आके, या किसी के जहन में, कोई हुक्मरान के जहन में कुछ आ जाए कि ये फनकार जो हैं ये कौम का चेहरा होते हैं, और खास तौर पे नसार भट्ट जैसे हाँ फनकार जी। जिनका बाखुदा पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है उन पे, उनको फन अता फन किया दिया हुआ है, हाँ जी। है, तो ये बड़ा कीमती असासा है। कीमती ये सरमाया, चंद हाँ। लोग, मेरा ख्याल है इक्का दुक्का ऐसे लोग और होंगे पाकिस्तान के अंदर या आर्ट के अंदर जिनका कोई सानी नहीं हाँ है। जी बिल्कुल बेशक। मक्खी की आवाज भी वो है, इस तरह सुनाएगा कि ऐसे लगेगा आपको कि आपके पास से मक्खी गुजरी है। मच्छर की आवाज, ऐसा वो बारीक आदमी है। और फिर एक्टिंग की, ऐनक वाला जिन मारूफ वैसे हाँ आप जी, गाने गाए बहुत अपनी आवाज में, खुद गाने हाँ गाए। जी, मैं गाने से मुझे याद आया कि इंडिया का एक फनकार आजकल बहुत मशहूर है, वो ड्यूट गाता है गाना, औरत की और मर्द की आवाज दोनों में वो खुद ही अकेला गाता है। जी जी। ये काम कुछ 30 साल पहले का नसार भट्ट कर चुका है, और इस किस्म का करता था कि थंडरिंग क्लैपें होती थी। मैंने उस शख्स को बाखुदा ऐसे देखा हुआ है फन पेश करते हुए कि पूरा हाल पागलों की तरह उसको देखता था कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है, ये वाकई आवाज। लोग इधर उधर देखते थे कि ये कोई और किसी इंस्ट्रूमेंट में से आवाज हाँ तो आवाज नहीं तो नहीं आ रही। हाँ जी। ये पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं चल रहा, मगर वो मुंह में से आवाज निकाल। क्या बात। इतना बड़ा आदमी, पूरी दुनिया में उसने जाके फन का मुजाहरा किया, हाँ जी। और वाकई वो ऐसा फनकार है जिसने पैसे की लालच नहीं की हुई। हम गवाह हैं इस बात के कि उसने हर बेनिफिट शो में, हर जगह के ऊपर पहुंच के लोगों को एंटरटेन किया है, और हाँ इस लेवल पे किया है जिस लेवल पे कोई दूसरा फनकार दुनिया नहीं में कर नजर नहीं आता। और उस बेचारे की हालत ये है कि वो चीखता रहता है अपने इस तरह के जो उस पे जुल्म होते हैं, जो अभी मैंने उनकी बेगम का वाकया जिक्र सुनाया किया है। है। हाँ जी। इतना सख्त वो परेशान है कि इस हालत में किस तरह उन्होंने क्या चीजें बेच बूझ के तो अपनी बेगम का इलाज करवाया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई हुकूमत इस तरह के जो बड़े बड़े फनकार हुए हैं उनको कोई ऐसा कार्ड या उनकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन कर दे, करवा दें। हाँ कम जी। से कम वो तो जाके किसी सरकारी अस्पताल पे बगैर सिफारिश के उनकी तो कोई सुन ले। सुन ले। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल, और आज की पते की बात ये कि बच्चा वो नहीं करता जो बाप कहता है, बच्चा वो करता है जो बाप करता है। बिल्कुल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।